वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस आज मेरी क्लास का जो टॉपिक है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में है। और कल की क्लास में मैंने आपको मार्जिनल रिलीफ के बारे में पढ़ाया था और होप है कि आप लोगों को वो क्लियर हो गया होगा, कोई उसमें डाउट नहीं है। चलिए आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में देखो गाइस, मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी पर्सन है, मान लो कोई भी पर्सन है या इंडिविजुअल है, तो अब उसको जो भी इनकम हो रही है, अब वैसे तो पर्सन और इंडिविजुअल दोनों में डिफरेंस है इनकम टैक्स के पर्पज से, तो मैं पर्सन की बात करूँगी। अब कोई भी पर्सन की इनकम हो रही है तो उस इनकम पर उसको इनकम टैक्स देना होता है। तो क्या हर पर्सन को अपनी इनकम पर, आप उसको इनकम जैसे कई तरीके से हो सकती है। कई तरीके का मतलब है कि उसकी जो इनकम हो सकती है, या तो उसकी इनकम मान लो वो इंडिया में है तो इंडिया में भी हो सकती है कि इंडिया से अर्न कर रहा है, या फिर वो इंडिया के बाहर किसी ऐसे बिजनेस से भी उसको इनकम हो सकती है कि जो कि इंडिया में रहते हुए वो उस बिज़नेस को, यानी बिज़नेस तो उसका बाहर है लेकिन इंडिया में रहते हुए उस बिज़नेस को वो कंट्रोल कर रहा है। या फिर किसी ऐसे बिजनेस से या प्रोफेशन से इनकम हो सकती है उसको कि वो आउट ऑफ इंडिया ही जाकर उस बिज़नेस या प्रोफेशन को कर रहा है, वहीं से इनकम जनरेट कर रहा है। तो बेटा इनकम जनरेशन के हमारे बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं किसी भी पर्सन की जो इनकम वो निकाल रहा है। अब जो इनकम उसको गेन हो रही है, अब मान लीजिए एक मोटा सा एग्जांपल मैं आपसे ऐसे पूछूं, मान लीजिए इंडिया है हमारा, ठीक है। अब इंडिया में जो भी इंडियन है उन्हीं की इनकम पर इनकम टैक्स लगेगा, है ना। मान लीजिए जो इंडियंस हैं जो रेजिडेंट हैं उन्हीं की इनकम पर यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हीं की इनकम पर टैक्स लगाएगा। अब मैं मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या कोई नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट का मतलब है बाहर आउट ऑफ इंडिया का पर्सन है, मान लिया अमेरिकन है या रशियन है, अब उसको कोई इनकम मिल रही है, ठीक है, उसको कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो क्या उसकी उस इनकम पर हमारा इंडिया का इनकम टैक्स अथॉरिटी उससे इनकम टैक्स चार्ज करेगा? आप से यदि मैं पूछूं तो आप बेटा मोटा मोटा यही कहेंगे कि मैम यदि वो बाहर का इंडिया से बाहर का है तो उसको जो भी इनकम जनरेट हो रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे थोड़े इनकम टैक्स चार्ज करेगा, क्योंकि वो तो बाहर से जनरेट कर रहा है, उस पर तो हमारा लॉ लागू ही नहीं होगा। लेकिन बेटा मेरा क्वेश्चन ये है, माने नॉन रेजिडेंट है, अब वो नॉन रेजिडेंट यदि इंडिया में आके अर्न कर रहा है तो क्या उस पर टैक्स लगेगा या नहीं उसकी इनकम पर? देखो बेटा, अब लगेगा या नहीं लगेगा वो मैं जो आपसे पूछ रही हूँ, आप अपने लॉजिक से हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है, आप अपने लॉजिक के हिसाब से लगा रहे हैं कि मतलब बाहर जो आपको लग रहा है कि जो एक ह्यूमैनिटी यानी एथिक्स के हिसाब से बता रहे हैं कि मॉरली कि उसकी इनकम पे उस पर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। लेकिन अब हमें अपना लॉ देखना है, यानी इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविज़न पढ़ना है कि वो प्रोविज़न क्या कहता है। अब आज की क्लास में हम ये रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे। अब मेन पर्पज़ हमारा यही है कि आज की क्लास में जो हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे हैं कि मेन हमारा ये पर्पज़ है कि हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी पर्सन है, आप उस वो पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे वो पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है या नहीं है, ठीक है। यदि रेजिडेंट है, ठीक है, तो उसकी जो भी सारी इनकम है उसकी सारी इनकम कौन सी, यदि वो इंडिया में अर्न कर रहा है या इंडिया से बाहर अर्न कर रहा है, तो सारी इनकम पे उस पर उसकी जो भी इनकम अर्न कर रहा है उसकी उस इनकम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे इनकम टैक्स देगा। अच्छा, यदि कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट का मतलब है बाहर आउट ऑफ इंडिया का है, नॉन रेजिडेंट है, तो उसकी सिर्फ कौन सी इनकम पर जो वो यहाँ इंडिया से जनरेट करा उसकी उस इनकम पर इनकम टैक्स यहाँ पर इनकम जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इनकम टैक्स देगा। अच्छा, इसके अलावा एक, यदि हम आज का लॉ पढ़ेंगे, जब प्रोविज़न आप पढ़ोगे तो उसमें एक और चीज़ आप लगाओ, उसमें आपको एक और चीज़ पता चलेगी जिसमें क्या होता है, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। चलिए अभी मैं थोड़ा सा आपको, पहले मैं रेजिडेंट का स्टेटस बताऊंगी आपको कि कैसे हम रेजिडेंट स्टेटस फाइंड आउट करेंगे, और मोटा मोटा आपको ये तो पता चल गया कि यानी कोई किसी भी पर्सन का हम रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। अब मान लो कोई भी फॉरनर है, फॉरनर आया यहाँ इंडिया में आया कुछ दिनों के लिए रहा यहाँ पर, अब यहाँ पर रहा और उसने इनकम जनरेट की, अब हम ये कैसे पता लगाएंगे वो रेजिडेंट है या नहीं, है ना। अब आप तो कहेंगे मैम वो फॉरनर है,
लेकिन बेटा हम लॉ के हिसाब से देखेंगे, पहले हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि वो रेजिडेंट है या नहीं है, लॉ के हिसाब से देखेंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो अब मेन ये पता चल गया कि हम रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना, इसका तो आप लोगों को आइडिया हो गया। क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि उसकी कौन सी इनकम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स चार्ज करेगा। हमारा मेन मोटो जो है ये है यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले तो रेजिडेंशियल स्टेटस हमें यहाँ पर देखना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस, मान लीजिए जब भी कोई भी पर्सन है उसकी इनकम पर यदि इनकम टैक्स लगना है या नहीं लगना है, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करें। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप यही होगा। फिर उसके बाद होता है कि यदि उसकी टैक्सेबल इनकम होती है, फिर हम उसके पांचों हेड की इनकम को कलेक्ट करते हैं, फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट डिडक्शन लेते हैं, है ना, वो अभी बात की बात है। मैं आपको आज की क्लास में रेजिडेंशियल स्टेटस ही बताऊंगी। देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए रूल्स, अब हमारा क्या होगा, सेक्शन ध्यान रख लेना बेटा, सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 वो क्या कहता है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कोई भी एक इंडिविजुअल की आपको पर्सन और इंडिविजुअल में पूरा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, है ना, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी अब। व्हेन एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी ए रेजिडेंट इन इंडिया, कोई भी एक इंडिविजुअल, मैं इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, नॉट पर्सन, इंडिविजुअल। यहाँ पे हम 1 बाय 1 सबका देखेंगे, इंडिविजुअल का भी देखेंगे, HUF का भी देखेंगे, कंपनी का भी देखेंगे, सबका देखेंगे। इंडिविजुअल सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, कोई भी पर्सन, सॉरी नॉट पर्सन, इंडिविजुअल रेजिडेंट तब होगा जब एनी ऑफ द 2 बेसिक कंडीशन, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 2 बेसिक कंडीशन देखेंगे। दो बेसिक कंडीशन है, उन 2 बेसिक कंडीशन में से यदि वो कोई भी एक भी फुलफिल कर रहा है, ठीक है, एक भी फुलफिल कर रहा है, तो पहले हम ये देखेंगे कि दोनों में से कोई सी भी एक उसको फुलफिल करनी है, तो वो रेजिडेंट की कैटेगरी में होगा। अभी देखो कौन सी है, ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 182 days और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के दौरान। अच्छा, एक और चीज़ ये मैं बताऊंगी, ये जो असेसमेंट ईयर है आपका 2021 असेसमेंट ईयर के लिए है, ठीक है, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ये आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है। अच्छा, बेसिक कंडीशन मैंने क्या बोली कि वो इंडिविजुअल प्रीवियस ईयर के दौरान, मैं असेसमेंट ईयर कौन सा है 2021, लेकिन अभी आपका नवंबर, ये जो आपका नवंबर 20 है या दिसंबर 20 में जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए असेसमेंट ये 2021 ही है, और एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए फाइनेंशियल ईयर 1920 होगा। ठीक है, 1920 में जो भी इनकम जनरेट हो रही है उस इनकम पर की टैक्स की कैलकुलेशन हमें कब करनी होती है, 2021 असेसमेंट ईयर में, और 2021 में ही रिटर्न फाइल होगी उसके। अब हमें जो भी उस इंडिविजुअल को जो भी इनकम हो रही है 1920 में, अब हम कब उसका देखेंगे टैक्स कैलकुलेशन, 2021 में देखेंगे, 2021 में ही उसकी रिटर्न जाएगी। तो यहाँ जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस इंडिविजुअल की, तो उस एट ए रिटर्न टाइमिंग पर हम देखेंगे जो वो इनकम जनरेट कर रहा था फाइनेंशियल ईयर 1920 में, वो उस ईयर के दौरान, जिस ईयर उसकी इनकम हो रही थी उस ईयर के दौरान क्या वो इंडिया में 182 डेज़ के लिए यहाँ इंडिया में रहा है। ठीक है, यदि वो इंडिया में 182 डेज़ या फिर मोर या इससे ज़्यादा दिन के लिए रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो बेसिक कंडीशन जो हमारी, जो मैंने 2 बेसिक कंडीशन बोली है उसमें से ये फर्स्ट वाली फुलफिल कर रहा है। क्लियर, यानी इंडिया प्रीवियस ईयर के दौरान, प्रीवियस ईयर कह रहा हो या फाइनेंशियल ईयर कह रहा हो, प्रीवियस ईयर के दौरान कम से कम वो 182 डेज़ या उससे ज़्यादा दिन के लिए रहा है। यदि प्रीवियस ईयर के दौरान वो बाई चांस 182 से कम क्या इवन मतलब 181 डेज़ के लिए भी रहा है, तो इसका मतलब वो बेसिक कंडीशन, बेसिक जो 2 कंडीशन उसकी फर्स्ट वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। क्लियर। अच्छा, अब मान लिया किसी पर कोई भी इंडिविजुअल ये वाली फुलफिल कर रहा है, ये हो सकती है वो फुलफिल कर रहा है, या फिर ये हो सकती है कि नहीं कर रहा है, ये भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी कि ये फुलफिल नहीं कर रहा। मैंने ये बोला 182 डेज़ या फिर मोर कर रहा है, ठीक है कर रहा है,
या फिर नहीं कर रहा है तो हम बेसिक कंडीशन की दूसरी वाली कंडीशन देखेंगे। यदि वो नहीं कर रहा है, ठीक है, यदि वो ये वाली नहीं कर रहा है तो हम बेसिक कंडीशन की दो हैं तो दूसरी वाली को देखेंगे क्या वो दूसरी वाली कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो दूसरी वाली का हम क्या देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर, इसी फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करी 1920 में, कि इस प्रीवियस ईयर के दौरान 1920 ईयर के दौरान क्या वो इंडिया में 60 डेज के लिए वो इंडिया में रहा है। ठीक है, 60 डेज या मोर या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा है तो यदि वो रहा है, ठीक है, 1920 ईयर में यदि वो 60 डेज भी रहा है या उससे ज़्यादा दिन के लिए भी रहा है, एंड क्या कि हैज़ बीन इंडिया फॉर 365 days or more during 4 previous year immediately preceding the relevant previous year। क्लियर हुआ ये लैंग्वेज? नहीं क्लियर हुई। देखो अभी मैंने बोला कि 1920 ईयर के दौरान वो यदि इंडिया में इस प्रीवियस ईयर में 60 डेज के लिए रहा है, 60 डेज या उससे ज़्यादा दिन के लिए वो इंडिया में रहा है, ठीक है, एंड इससे जो हमारा प्रीवियस ईयर है, बात है हमारी 1920 की, 1920 में जो इनकम जनरेट हो रही है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। 1920 में ये, फिर हम देखेंगे यदि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, फिर हम देखेंगे एंड इससे जो 1920 के प्रीसीडिंग 4 ईयर्स हैं। अब इससे देखो इससे पीछे के 4 ईयर कौन कौन से हो सकते हैं 1920 के? एक तो हो सकता है हमारा 18-19, एक होगा हमारा 17-18, एक होगा मेरा 16-17 एंड देन एक होगा मेरा 15-16। ये मेरे 4 फाइनेंशियल ईयर होंगे प्रीसीडिंग मतलब पीछे के, है ना। यानी इस फाइनेंशियल ईयर के प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर में फिर मैं ये देखूंगी कि मेरी इन चारों सालों में टोटल देखूंगी वो इंडिया में कितने दिनों के लिए रहा है, मतलब यदि उसका इंडिया में स्टे इन चारों सालों का टोटल 365 डेज और मोर रहता है। क्लियर? तो फिर हम कहेंगे कि वो इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यानी बेसिक कंडीशंस में हमारी 2 कंडीशन है, ठीक है। एक तो 182 डेज और मोर की, कब? प्रीवियस ईयर के दौरान, फाइनेंशियल ईयर में। अब प्रीवियस ईयर में यदि वो 182 डेज या इससे ज़्यादा रहे तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरी वाली देख लेंगे बेसिक कंडीशन की, क्योंकि इसमें इन दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी एक फुलफिल करनी चाहिए उसको। यदि ये नहीं कर रहा है तो हम ये वाली देखेंगे। यानी प्रीवियस ईयर के दौरान 1920 की मैं बात कर रही हूँ जिसमें उसको इनकम जनरेट हो रही है, 1920 ईयर में वो कम से कम 60 डेज रहा है, 60 डेज इंडिया में रहा है, एंड 60 डेज या उससे ज़्यादा भी रहा है चलेगा, एंड और उससे पीछे के 4 सालों में जितने भी दिन वो रहा है टोटल देखेंगे। टोटल यदि पीछे के 4 सालों का जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर्स है, पीछे के 4 सालों का टोटल यदि उसका स्टे इंडिया में 365 डेज और मोर रहता है तो दैट मीन्स दैट इंडिविजुअल सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द कंडीशन ऑफ 2 बेसिक कंडीशन। क्लियर? तो अब वही देखो लैंग्वेज वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, ही इज़ इन इंडिया फॉर 6, पहले तो वही फर्स्ट कंडीशन है बेसिकली, ही इज़ इन इंडिया फॉर ए पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। रेलिवेंट का मतलब जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं, या फिर या देखेंगे और लिखा है यहाँ पर, या तो ये देखेंगे हम या फिर ये वाली देखेंगे। ही इज़ इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब है जिस प्रीवियस ईयर की इनकम के रिगार्डिंग हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक कर रहे हैं। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में यदि वो 60 डेज या मोर रहा है and has been in India for 365 days or more during 4 previous year immediately preceding the relevant previous year। relevant previous year के immediately preceding, relevant previous year ये है आपका 1920, और इसके immediately preceding 4 years में वो कम से कम 365 days और ईयर मोर रहा है, तो दैट मीन्स कि वो दोनों बेसिक कंडीशन में कोई भी एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। क्लियर यहाँ पे? तो ये हम इंडिविजुअल का पहले तो ये चीज़ देखेंगे।
अच्छा, एक चीज़ अभी मैं आपको बता देती हूँ। अब हमने कहा कि या तो ये वाली कंडीशन देखेंगे या ये वाली कंडीशन देखेंगे, इनमें से कोई सी भी एक देख लेंगे। और लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शंस क्या है? पीरियड ऑफ 60 डेज सब्सटीट्यूटेड बाय 180 डेज इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब क्या है कि कुछ केसेस में हम सिर्फ यही वाली कंडीशन देखेंगे। कुछ इंडिविजुअल का जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक कर रहे हैं तो हम जो बेसिक कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन है उसको नहीं देखेंगे, बल्कि ये सेकंड वाली कंडीशन का स्टेटस चेक करेंगे। वो कौन क्या किस केस में, मतलब हम उनका बस यही देखेंगे वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज़्यादा के दिन के लिए रहे, और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में उनका जो इंडिया में स्टे है वो 365 डेज या फिर मोर रहा है। ठीक है, तो वो कौन से उनके केस में देखेंगे? वो देखेंगे हम कोई भी इंडियन सिटीज़न है। इंडियन सिटीजन का मतलब है इंडिया के, उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिली है। एंड हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और जो प्रीवियस ईयर के दौरान एज मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप और फॉर पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब वो या प्रीवियस ईयर के दौरान, यानी कौन सा हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, मैं 1920 की बात कर रही हूँ। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 1920 में, और यदि वो इंडिया छोड़कर जा रहा है आउट ऑफ इंडिया एज ए क्रू ऑफिस, मतलब एज ए शिप पर काम करता है, क्रू मेंबर है इंडियन शिप पर, और इंडियन शिप यहाँ इंडिया में तो नहीं रहेगा उसको, क्योंकि इंडियन शिप पे एज ए क्रू मेंबर काम करता है तो वो उसको बाहर भी जाना होगा। अब वो यदि एज ए क्रू मेंबर यहाँ इंडिया में रहा है कुछ दिन और फिर बाहर भी जाता है, तो उस वाले केस में हम यदि हमें उस इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो बेसिक कंडीशन में से हम फर्स्ट वाली चेक नहीं करेंगे, ये 182 डेज़ वाली, हम सिर्फ यही वाली देखेंगे। ठीक है, 60 डेज़ वाली, क्लियर, 60 डेज़ देखेंगे और उससे प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज़ ऐसे रहना चाहिए, तो हम ये देखेंगे। एक तो क्रू मेंबर हो गया। दूसरा कौन सा है? यदि वो इंडिया छोड़कर एम्प्लॉयमेंट पर्पज से आउट ऑफ इंडिया जा रहा है। एक या कोई भी इंडिविजुअल की बात कर लूँ मैं, मान लिया आप ही हो, आपका नाम मतलब जो भी है XYZ जो भी है फला फला, अब आप हो, आपकी कोई इनकम जनरेट हो रही है 1920 में इंडिया में, या है ना। अब आपने बोला कि मैम हमें अपना ये फाइंड आउट करना है कि हमारा इंडिया में रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो हम आपकी 182 डेज, अब आपकी क्या है कि आप यहाँ एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, 1920 में गए हो यहाँ पर फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आप बाहर छोड़कर जा रहे हो तो उस वाली केस में क्या होगा, हम आपकी क्या करेंगे, 182 डेज़ वाली कंडीशन को नहीं देखेंगे, सिर्फ ये 60 डेज़ वाली को ही देखेंगे, और उससे प्रीसीडिंग 4 ईयर में 365 डेज़ और मोर का आपका स्टे होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, दूसरा, एक तो मैंने बोला कि इन वाले केस में यानी जो एज ए क्रू मेंबर है शिप के, या फिर दूसरे वो जो कि एम्प्लॉयमेंट पर्पज से इंडिया छोड़कर बाहर जा रहे हैं, उनके लिए हम यही वाली कंडीशन देखेंगे। नेक्स्ट, इंडियन सिटीज़न, कोई भी इंडियन सिटीज़न है, इंडिया का है, उसको सिटीजनशिप मिली है इंडिया की, और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और वो पर्सन कैसा है, इंडियन ओरिजिन का। इंडियन ओरिजिन का बात करें तो देखो, इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है, इंडिया ओरिजिन का मतलब है इंडिया में, यानी जो इंडिया में अभी भी रहता है, जो इंडिया में है अभी भी। दूसरा, इंडियन ओरिजिन का मतलब है अब जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय, उससे पहले पाकिस्तान भी इंडिया का ही एक पार्ट था, पाकिस्तान भी तो पार्ट था, दोनों ही मिले जुले थे। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ था, तो पाकिस्तान का भी हो तो वो इंडियन ओरिजिन को माना जाएगा, पाकिस्तानी भी है, यदि पाकिस्तान में रहता है तो वो इंडियन ओरिजिन का ही माना जाएगा। और चाइना नहीं माना जाएगा कभी, चाइना को सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया। क्लियर। तो इंडियन सिटीज़न है वो, या फिर कोई पर्सन है इंडियन ओरिजिन का, चाहे पाकिस्तानी है चाहे इंडियन है, वो बीइंग आउटसाइड इंडिया। अब कोई बाहर का आउटसाइड इंडिया का है, समझ में आ रहा है यहाँ पे, कोई इंडियन ओरिजिन, सबसे पहले तो हमने कंडीशन क्या पढ़ी, इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। इंडियन ओरिजिन का मतलब है इंडिया का होना चाहिए और पाकिस्तान का। अब यदि ये दोनों बाहर रहते हैं, कोई भी इंडियन सिटीज़न यानी जिसको इंडिया की सिटीजनशिप मिले वो भी तो बाहर हो सकता है, या फिर इंडियन ओरिजिन, और इंडियन ओरिजिन का पाकिस्तानी, और पाकिस्तान तो वो इंडिया से बाहर ही रहता है, भैया पाकिस्तानी तो बाहर ही पाकिस्तान का है,
तो वो भी यदि वो पाकिस्तानी भी यदि यहाँ इंडिया में विजिट के लिए आता है, तो डूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब है 1920, जिस ईयर में उसको इनकम जनरेट हो रही है, इस प्रीवियस ईयर के दौरान यदि वो विजिट में आता है और यदि यहाँ इंडिया से उसको कुछ इनकम जनरेट हो रही है, अब उस इनकम के पर्पस से यदि हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उस वाले केस में हम बेसिक कंडीशन में से जो 2 कंडीशन है, फर्स्ट वाली को नहीं देखेंगे, सिर्फ सेकंड वाली को ही चेक करेंगे। क्लियर हो गया? चलो, अब मान लिया कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी बेसिक में से हमने कहा कि हमें 2 बेसिक कंडीशन में से पहली वाली देखनी है या दूसरी देखनी है। कुछ एक्सेप्शन केस पढ़े हमने, जिनके केस में हमें सिर्फ सेकंड वाली ही देखनी है, 60 डेज़ वाली, 182 डेज़ वाली हमें देखनी ही नहीं है। अच्छा, लेकिन अब हमारी सेटिस्फाई हो रही है, वो इंडिविजुअल इन दोनों में से कोई सी भी एक सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन वाले केस में वो सेकंड वाली सेटिस्फाई कर रहा है। अब यदि वो सेटिस्फाई कर रहा है बेसिक कंडीशन को, फिर उसके बाद में हमें क्या देखना होगा? एडिशनल कंडीशंस। कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं, वो हमें दो एडिशनल कंडीशन है, वो हमें दोनों ही देखनी होगी। यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं यहीं पर। बेसिक जो कंडीशंस हैं, 2 बेसिक कंडीशन, वहाँ पे बीच में देखो ये दोनों बेसिक कंडीशन, वहाँ पे एक बीच में और है, और यहाँ पे हमें इन दोनों में से एक देखनी है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस में ये वाली भी नहीं देखनी, हमें ये वाली चेक करनी है, सेकंड वाली। अच्छा, फिर यदि यहाँ से फुलफिल होता है, फिर हमें एडिशनल कंडीशन चेक करनी है। अब एडिशनल कंडीशन में हमें दोनों ही चेक करनी है, दोनों में ही उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब दोनों ही वो फुलफिल होनी चाहिए, उसकी दोनों फुलफिल होनी चाहिए, बोथ एडिशनल कंडीशन शुड बी फुलफिल। अब यदि दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, मतलब वो बेसिक वाली में से एक कर रहा है और एडिशनल वाली दोनों कर रहा है, then that individual will be considered as resident in India, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल फिर इंडिया में कैसा माना जाएगा? रेजिडेंट माना जाएगा। अब वो दोनों कंडीशन हम देख लेते हैं, यहाँ पे एडिशनल कंडीशन कौन सी है। देखो, he has been resident in India for at least 2 out of the 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। समझ में आया? नहीं समझ में आया मैडम? देखो, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? यानी जिस ईयर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, जिस ईयर में इनकम जनरेट हुए, 1920 की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस मैं बता रही हूँ, मेन 2021 असेसमेंट ईयर के लिए है बेटा, क्योंकि आगे 21 और 22 ये जो मैं बता रही हूँ असेसमेंट ईयर 2021 के लिए है। 21 और 22 असेसमेंट ईयर के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। तो ये 2021 असेसमेंट ईयर के लिए, यानी जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम नवंबर 20 में या फिर दिसंबर 20 में है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वीडियो एप्लीकेबल होगी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमने रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की बात की है। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर मेरा 1920। अब इससे प्रीसीडिंग बोला है, प्रीसीडिंग का मतलब है पीछे के 10 सालों में जाओ। ऊपर का मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, ये पीछे के 10 सालों में जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे के 10 साल, जैसे 1920 प्रीसीडिंग ईयर की बात करिए, पीछे का एक तो हो गया मेरा 18 19 हो जाएगा, फिर मेरा होगा 17 18, है ना, 16 17 15 16 14 15, फिर हो गया मेरा 13 14। तो इस तरीके से मेरे 10 इयर्स हो जाएंगे। अभी कितने हुए मेरे? करीब अभी तो कम ही हुए हैं। ट्वेल्व 13 कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं इस प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ, इस इनकम रेलिवेंट प्रीवियस ईयर ही मेरा है 1920 है, इसमें मुझे इनकम जनरेट हुई है।
तो इससे प्रीसीडिंग 10 सालों में मैं जाऊंगी, इससे पीछे के 10 सालों में कम से कम इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में 10 में से यानी 10 साल में से कोई से भी 2, कोई भी एटलीस्ट वर्ड का यूज़ हुआ है। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, और कोई से भी 2 सालों में मैं क्या रही हूँ, इंडिया में रेजिडेंट रही हूँ। ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 सालों में से किन्हीं 2, कम से कम 2, कोई से भी हो सकते हैं, चाहे ये वाला हो सकता है, ये वाला 9, 10, या कोई से भी 2 सालों में मैं क्या रही हूँ, रेजिडेंट रही हूँ। अच्छा, एंड साथ में ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर 730 days और मोर ड्यूरिंग द 7 previous year इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अब मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है, 1920 के पीछे के 7 सालों में, प्रीसीडिंग 7 ईयर, 1 2 3 4 5 6 7 यानी यहाँ तक आते हैं। इन 7 सालों में अब यदि वो इंडिविजुअल इंडिया में रहा है तो इन 7 सालों में जो भी उसका स्टे रहा है इंडिया में, तो यहाँ पर उसका स्टे टोटल 730 days और मोर होना चाहिए। समझ में आ रहा है यहाँ पर? यानी हमारी एडिशनल कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन हमारी ये है कि सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, यानी जो हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसे प्रीसीडिंग 10 सालों में 10 ईयर्स में से भी कोई से भी एटलीस्ट 2 ईयर ऐसा होना चाहिए कि हम उसमें रेजिडेंट हो। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, हमारा जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उससे प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में उस इंडिविजुअल का जो स्टे है इंडिया में, टोटल स्टे 730 days और मोर डेज के लिए उसका इतना होना चाहिए। यदि ये दोनों बेसिक कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं, यदि ये दोनों कंडीशन भी उसकी फुलफ़िल हो रही हैं, बेसिक में से हमने क्या चेक किया, सिर्फ एक कंडीशन, कुछ एक्सेप्शन वाले केस थे, और ये चेक करने के बाद में फिर हम क्या देखेंगे, एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। यदि ये हमारी फुलफ़िल हो रही हैं देन दैट इंडिविजुअल विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट। ठीक है, तब हम उस इंडिविजुअल को क्या मानेंगे कि वो रेजिडेंट है। क्लियर है हाँ ये? अच्छा, अभी मैंने एक चीज़ आपसे बोली है, मैंने यहाँ पर बोली आपको कि पीछे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर में, यानी वही पीछे के 10 फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 2 सालों में वो रेजिडेंट होना चाहिए। अब रेजिडेंट का मतलब क्या लगाएंगे हम, रेजिडेंट का मतलब ऐसे ही हम निकालेंगे बेटा, जैसे हमने इस ईयर के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस हमने निकाला है, 1920 के लिए हमने रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट किया ना, कैसे निकाला है, बेसिक कंडीशन देखी है, एडिशनल कंडीशन देखी है। तो इसी हिसाब से जब हम पीछे के 10 सालों में कम से कम, जब हमने पहले भी कभी ऐसे लॉ के हिसाब से देखा होगा कि वो रेजिडेंट है या नहीं है, तो ऐसे ही कोई से भी पीछे के 10 सालों में से किन्हीं 2 सालों में उसका ऐसे ही वो रेजिडेंट होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम। 2 से ज़्यादा हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा है, वो रेजिडेंट होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तो फिर हम मानेंगे कि वो इंडिविजुअल रेजिडेंट है। क्लियर? अच्छा, एक और चीज़, अब मान ले क्या होगा, मान ले कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन को ही नहीं फुलफिल कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन को ही नहीं फुलफिल कर रहा है, तो फिर क्या होगा, देखो अब मान ले कोई इंडिविजुअल है बेसिक कंडीशन को ही नहीं फुलफिल कर रहा है, तो हमें फिर उसकी एडिशनल कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उस वाले केस में हम उस इंडिविजुअल को क्या मानेंगे, नॉन रेजिडेंट मानेंगे। मान लिया वो बेसिक कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर रहा है, चाहे वो ये वाली कर रहा है, हमें ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी का है। क्लियर? अच्छा, अब लेकिन यदि कोई इंडिविजुअल है जो बेसिक तो कर रहा है लेकिन एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उस वाले केस में क्या होगा, आप मान लो कोई इंडिविजुअल है बेसिक कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है लेकिन एडिशनल कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है, तो उस वाले केस में हम उस इंडिविजुअल को बोलेंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो एक तरीके से हमारा क्या सॉल्यूशन निकलता है कि हमारे 3 कैटेगरी हो सकते हैं। देखो 3 कैटेगरी कैसे, लिख लेना मेरे साथ में, नोट डाउन कर लेना आप।
एक तो मैं इंडिविजुअल की यहाँ भी बात कर रही हूँ, इंडिविजुअल की 3 मेरी क्या हो सकती हैं, एक मेरा हो सकता है रेजिडेंट और दूसरा मेरा हो सकता है नॉन रेजिडेंट। ठीक है, नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट में कैसा हो सकता है वो, रेजिडेंट में 2 तरीके से हो सकता है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब ये कैसे हमने चेक करा, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट में कौन से आए, जिन्होंने बेसिक भी फुलफिल किया। बेसिक में से कोई सी भी है ना, 2 में से एक करनी है, बेसिक में से 2 में से एक करी है तो वो बेसिक कर ली उन्होंने, साथ में एडिशनल भी फुलफिल करी है। ठीक है, तो वो हो गए हमारे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दूसरा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन से हुए हमारे, जिन्होंने बेसिक तो फुलफिल किया है लेकिन एडिशनल वाली को नहीं किया। तो इस तरीके से उन्होंने सिर्फ क्या है, बेसिक ही फुलफिल किया, यानी बेसिक ही उन्होंने फुलफिल किया। ठीक है, और इन्होंने बेसिक और एडिशनल दोनों फुलफिल किया। अच्छा, नॉन रेजिडेंट वालों के केस में क्या होगा, जिन्होंने बेसिक नहीं किया, बेसिक ही नहीं किया, बेसिक ही नहीं किया तो उनकी हमें एडिशनल चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो एडिशनल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये हमारा कोई मैटर ही नहीं करता। ठीक है, तो जिन्होंने बेसिक ही नहीं की है, बेसिक ही नहीं की है तो वो हम हमारे कैसे माने जाएंगे, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल माने जाएंगे। क्लियर यहाँ पे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैम ये हमने ये तो चीज़ फाइंड आउट कर लिया, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और ये सब चीज़ें, लेकिन मतलब इसमें होगा क्या, देखो एक चीज़ यहाँ पे सोचो, इसका रिलेशन क्या है सेक्शन 5 से, यानी सेक्शन 5 किसका, इनकम टैक्स एक्ट का, इनकम टैक्स एक्ट का इससे रिलेशन है। सेक्शन 5 क्या कहता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स स्कोप ऑफ टोटल इनकम। मान लिया ये हमने कहा कि रेजिडेंट एंड या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कई बार हम रेजिडेंट जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसको हम रेजिडेंट भी बोल देते हैं। ये हो गया हमारा रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी खाली जो बेसिक ही फुलफिल करें, और ये वाले हो गए हमारे जो बेसिक भी फुलफिल करें और एडिशनल कंडीशन में फुलफिल करें। और नॉन रेजिडेंट कौन से हो गए, जो हमारी बेसिक को ही फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यही मैंने बोला। अच्छा, फिर इनके केस में क्या होगा, सेक्शन 5 ये कहता है कि जो भी इनको मान लिया कोई भी इंडिविजुअल इन कैटेगरी में फॉल कर रहा है, रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, तो इनके केस में क्या होगा, कोई भी इनकम जो ये रिसीव कर रहे हैं, रिसीव और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, या जो कि डीम्ड है कि जो कि समझी जा रही है, या तो जो इनको इंडिया में रिसीव कर रहे हैं, या डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया, या जो कि इंडिया में डीम्ड है, ठीक है, जो कि समझी जा रही है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड, रिसीव कर रहे हैं ये, वेदर एक्रूड इन और आउटसाइड इंडिया, चाहे वो एक्रूड इंडिया में हो रही है या आउटसाइड इंडिया हो रही है, एक्रूड इंडिया में हो रही है, आउटसाइड इंडिया है, लेकिन यदि वो रिसीव्ड इंडिया में हो रही है या डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया में है, तो वो तीनों के लिए ही टैक्सेबल है, रिसीव वर्ड का। ठीक है, रिसीव वर्ड ध्यान रखना, रिसीव और डीम टू बी रिसीव। चलिए ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है, इनकम एक्रूइंग, जो इंडिया में जो यहाँ पे तो हमने वर्ड पढ़ा रिसीव, एक्रू कहाँ पे हो रही है, बाहर हो रही है, इंडिया में हो रही है, लेकिन जो इंडिया में रिसीव या फिर डीम टू बी रिसीव है वो सबके लिए टैक्सेबल है। इसी तरीके से कोई एक्रू हो रही है या अराइजिंग इन इंडिया एंड डीम टू एक्रू इन इंडिया, और जो हम समझ रहे हैं कि एक्रूड भी इंडिया में ही हो रही है, एक्रूड इन इंडिया या डीम टू एक्रू इन इंडिया, चाहे वो रिसीव कहाँ पे हो रही है, इंडिया में हो रही है या आउटसाइड इंडिया हो रही है। एक वर्ड होता है रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब होता है कि जहाँ मुझे मिली है वो, और एक होता है वर्ड एक्रूड, एक होता है वर्ड एक्रूड, इन दोनों में फ़र्क है। देखो क्या फ़र्क है,
एक्रूड का मतलब है कि मैंने कहाँ पर वो इनकम ड्यू हुई है। जैसे मान लिया मैं सारिका गुप्ता आज कहीं पर काम करती हूँ, माने मैं इंडिया में काम करती हूँ और इंडिया में काम कर रही हूँ, और उस वर्किंग की वजह से मुझे बोला गया कि चलो आपको जो सैलरी मिलेगी हम आपको मैं बाई चांस बाहर गई, आउट ऑफ इंडिया गई और मुझे वहाँ पर मिली सैलरी। ठीक है, मतलब मैंने काम यहाँ पर किया, मतलब जिस अथॉरिटी के अंडर में काम किया वो अथॉरिटी यहाँ इंडिया की थी, इंडिया में रहते हुए मैंने काम करा। लेकिन मैं बाहर चली गई बाई चांस, बाहर मेरी कोई फैमिली थी या कोई भी थे मेरे रिलेटिव थे, मैं बाहर गई कुछ दिन वहाँ रही, तो फिर मुझे वहीं पर मुझे भेजी गई, मैंने रिसीव वहीं पर की। तो इस वाले केस में क्या हुआ कि मुझे जो रिसीव हुई है वो बाहर रिसीव हुई है, जबकि वो ड्यू कहाँ पर हुई है, एक्रूड कहाँ हुई है, वो इंडिया में एक्रूड हुई है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा, मैं जो ये पॉइंट बता रही हूँ सिर्फ आपको एक्रू और रिसीव वर्ड में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है मैं ही हूँ सारिका गुप्ता, मैं बाहर आउट ऑफ इंडिया किसी जॉब, मतलब किसी फॉरेन कंट्री के अंडर में काम कर वहाँ पर काम करती हूँ, वहाँ पर मुझे ड्यू हुई है क्योंकि उनके अंडर में वहीं पर मुझे एक्रूड हुई है। लेकिन एक्रूड तो वहाँ पर हुई है, मैंने वहाँ पे काम किया है, लेकिन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई है। मैं जब इंडिया में आई हूँ, इंडिया में आने के बाद में तब उन्होंने मुझे यहाँ पर इंडिया में मुझे भेजी है, तो दैट मीन्स कि मुझे इंडिया में रिसीव हुई है। तो वही पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखो एक वर्ड यहाँ पे लिखा है, चाहे वो रिसीव इंडिया में हो या डीम टू बी रिसीव, या वो समझी गई है कि वो इंडिया में रिसीव होगी, चाहे वो एक्रूड इंडिया में हुई है या बाहर हुई है, तो वो मैटर नहीं करता। इसको यदि तुम भूल भी जाओ, मतलब लिख देना वैसे तो, लेकिन रिसीव और यदि डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया में, वो तीनों के लिए टैक्सेबल है। इसी तरीके से सेक्शन 5 का दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, यानी अब चाहे वो हमें इंडिया में रिसीव हुई है चाहे बाहर हुई है ये मैटर नहीं करता, लेकिन यदि वो एक्रूड इंडिया में हुई है और डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया में है तो वो तीनों के लिए ही टैक्सेबल होगी। ठीक है, अब समझ में क्या आया? समझ में हमारे ये आया कि चाहे कोई भी इनकम है, यदि वो इंडिया में रिसीव हो रही है और डीम टू बी रिसीव है तो वो सबके लिए, तीनों के लिए टैक्सेबल है। इसी तरीके से यदि कोई इनकम है, यदि एक्रूड इंडिया में हो रही है, डीम टू बी एक्रूड है, तो वो तीनों के लिए ही टैक्सेबल है। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, एक और चीज़ है फिर यहाँ पर देखो, इनकम रिसीव एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया। अब रिसीव भी कहाँ, एक्रूड कहाँ हुई है, बाहर हुई है, और रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, अभी तक हम बोल रहे थे डीम टू बी रिसीव इन इंडिया और एक्रूड चाहे इंडिया में बाहर हुई है, और एक्रूड इन इंडिया और डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया, लेकिन चाहे रिसीव बाहर हुई है यहाँ पर है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि रिसीव भी हमें बाहर हुई है और एक्रूड भी बाहर हुई है। समझ में आ रहा है? फ्रॉम ए बिजनेस, लेकिन कौन से बिजनेस से, कंट्रोल्ड फ्रॉम और प्रोफेशन सेटअप इंडिया। लेकिन एक्रूड तो हमें बाहर हुई है, लेकिन कौन से प्रोफेशन जो कंट्रोल यहीं से हो रहा है, इंडिया से ही कंट्रोल हो रहा है। देखो इसका एक पॉइंट बताती हूँ, मान लिया इंडियन गवर्नमेंट ने ही या यहाँ की अथॉरिटी ने मुझे किसी काम के पर्पज से बाहर भेजा है, फॉरेन कंट्री में भेजा है। अब फॉरेन कंट्री में मैं काम कर रही हूँ, तो एक्रूड कहाँ पे होगी मुझे, फॉरेन कंट्री में, क्योंकि मैं काम तो वहाँ पर कर रही हूँ, लेकिन कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, वो काम इंडिया से हो रहा है ना। तो वही चीज़ें इनकम रिसीव, अब मुझे रिसीव भी वहीं हो रही है, रिसीव एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस, लेकिन वो बिजनेस कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, या कोई ऐसा प्रोफेशन जो कि सेटअप इन इंडिया। ठीक है, इंडिया से वो सेटअप हो रहा है, तो उस वाले केस में ये जो रेजिडेंट ऑर्डिनरी उनके लिए भी टैक्सेबल होगा, रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी उनके लिए भी टैक्सेबल होगा, लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगी। क्लियर? अब यदि कोई ऐसा बिजनेस है बाहर है, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया में, वहीं मतलब कोई नॉन रेजिडेंट है, उसको एक्रूड भी वहीं पे हो रहा है, एक्रूड वहीं पे हो रही है और रिसीव भी वहीं पे हो रहा है, लेकिन कहाँ से, इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो वो नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, सिर्फ रेजिडेंट के लिए एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इनकम रिसीव एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस
कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और ए प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया। समझ में आ रहा? रिसीव भी बाहर हुआ है, एक्रूड भी बाहर हुआ है, कंट्रोल भी कहाँ से हो रहा है? बाहर से ही हो रहा है। तो नॉन रेजिडेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है भैया, जब काम सब बाहर से ही हो रहा है, इंडिया के बाहर से ही कंट्रोल हो रहा है और एक्रूड भी वहीं से हो रहा है, रिसीव भी वहीं पे हो रहा है, तो नॉन रेजिडेंट वालों की थोड़ी यहाँ पे इंडिया की अथॉरिटी उस पर टैक्स लगाएगी, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। नो रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगा सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगा? रेजिडेंट के लिए। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और चीज़, इनकम नॉट बीइंग फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम कोई ऐसी है कि जो कि बिजनेस या प्रोफेशन की नहीं है, रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, कि नॉट बीइंग फ्रॉम ए बिजनेस प्रोफेशन, कोई ऐसे इनकम है कि जो कि बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है, लेकिन जो कि है रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया, और आउटसाइड इंडिया से वो रिसीव हो रही है, क्या वो टैक्सेबल होगी? हाँ, बिल्कुल टैक्सेबल होगी रेजिडेंट के हाथों में। देखो कैसे, आउटसाइड इंडिया कोई रेजिडेंट है, अब कोई भी उस रेजिडेंट को इनकम हो रही है आउटसाइड इंडिया से, ठीक है, इनकम नॉट बीइंग फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस या प्रोफेशन ही कोई भी इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, अभी इन्वेस्ट किया है, किसी भी तरीके से कोई भी इनकम जनरेट हो रही है, रिसीव्ड एंड एक्रूड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया से एक्रूड हो रही है, वहाँ से रिसीव हो रही है, तो वो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। क्लियर? इस चार्ट को बिल्कुल अपने माइंड में ध्यान रखना। देखो, माइंड में ध्यान रखने का बहुत एक ईजी तरीका है। क्या देखना है तुम्हें? एक तो मैंने वर्ड बोला रिसीव्ड, रिसीव, ठीक है, रिसीव बोला है, एक डीम्ड टू बी रिसीव, यही दो वर्ड बोले ना, डीम्ड टू बी रिसीव, एक तो वर्ड ये बोला है, दूसरा वर्ड बोला है एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड, यही दो वर्ड बोले हैं, डीम्ड टू बी एक्रूड। अब जो रिसीव्ड है और डीम्ड टू बी रिसीव, चाहे वो एक्रू इंडिया में होती है या बाहर होती है, इसी तरीके से जो एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया, चाहे वो रिसीव इंडिया में हो रही है बाहर हो रही है, ये तीनों के लिए टैक्सेबल है। तीनों के लिए कौन से? रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, तीनों के लिए टैक्सेबल है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा पॉइंट क्या आता है कि जो कि तीसरी हमारी कौन सी है? रिसीव्ड, रिसीव्ड इंडिया में हो, मतलब अब कोई से भी रिसीव और एक्रूड कहाँ पे हो रहा? आउटसाइड इंडिया, लेकिन कहाँ? बिजनेस कंट्रोल क्या हो रहा है यहाँ पे? मेन ध्यान रखना है, यहाँ पे बिजनेस कंट्रोल कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे इंडिया से। यदि इंडिया से बिजनेस कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, और रिसीव कहाँ हो रही है? बाहर हो रही है, एक्रूड भी कहाँ हो रही है? आउटसाइड इंडिया हो रही है, तो इस वाले केस में सिर्फ रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हमारा पॉइंट था कि जो कि रिसीव्ड हो रही है और एक्रूड हो रही है, और एक्रूड हो रही है कहाँ हो रही है? आउटसाइड इंडिया। ठीक है, और कहाँ से कौन सा बिजनेस है? बिजनेस जो कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल का हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यही मैंने ऊपर बात बोली थी, रिसीव्ड और एक्रूड आउटसाइड इंडिया, और यही यहाँ पे बोल रही है रिसीव्ड और एक्रूड आउटसाइड इंडिया। सिर्फ क्या है यहाँ पे मैंने बोला? बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, और यहाँ पे कि ये जो बिजनेस कंट्रोल हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो इस वाले केस में सिर्फ ये किसके लिए टैक्सेबल है? रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, बाकी इन दोनों के लिए रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया में। क्लियर? फिर फिफ्थ पॉइंट कौन सा है? इनकम जो कि रिसीव्ड हो रही है, एक्रूड हो रही है आउटसाइड इंडिया, ये सिर्फ रेजिडेंट के लिए नहीं। कहने का मोटा मोटा ऐसे समझ लो बेटा, यदि कोई इंडिविजुअल है और रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो उसके लिए हर तरीके की इनकम, हर तरीके की इनकम, मतलब चाहे वो रिसीव टू बी रिसीव या डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया है, या फिर कोई रिसीव या एक्रूड आउटसाइड इंडिया लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, या रिसीव और एक्रूड आउटसाइड इंडिया, चाहे कंट्रोल बाहर से भी हो रहा है, या कोई
बिजनेस या प्रोफेशन के अलावा कोई भी इनकम उसको यहाँ बाहर से भी जनरेट हो रही है तो उसके लिए पूरी टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो उसको इंडिविजुअल रेजिडेंट को यहाँ पर उसके लिए इनकम टैक्स यहाँ पर देना होगा। तो ये हमने 2 सेक्शन पढ़े आज की क्लास में, एक तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 यानी रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा, एक तो इंडिविजुअल का, दूसरा हमने पढ़ा स्कोप ऑफ टोटल इनकम यानी किस तरीके से रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम एचयूएफ और कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास में हम यहीं तक ही रखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।